पकड़ा गया खतरनाक पाकिस्तानी आतंकी। 15 साल से रह रहा था भारत में। बांग्लादेश के रास्ते आया था भारत। AK-47 और गोला बारूद बरामद। अदालत ने 14 दिन के लिए भेजा पुलिस रिमांड पर। GTV एनक्लेव थाने की पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के पास से पिस्टल व एक कार की बरामद। पुलिस कर रही है पूछताछ। तेज रफ्तार कार ने रिक्शा और मालवाहक गाड़ी को मारी टक्कर। टक्कर लगने से एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल। हादसे के बाद से आरोपी ड्राइवर फरार। साइबर सेल ने किया ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। आरोपी बैंक के कस्टमर केयर बनकर लोगों से करते थे ठगी। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से कर रही है पूछताछ। छोटे बच्चों के स्कूल खोलने पर अभिभावकों ने जताई सहमति। स्कूल न खुलने पर हो रहा है पढ़ाई का नुकसान। लगातार घर पर ही पढ़ने से बच्चों के स्वभाव में आया अंतर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। दिल्ली के लक्ष्मी नगर के से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अशरफ को पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अशरफ दिल्ली और उसके आसपास अपनी आतंकी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहा था। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया और उसके पास से हथियार तथा गोला बारूद भी बरामद किए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहने वाले मोहम्मद अशरफ उर्फ अली ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कई भारतीय पहचान पत्र हासिल कर लिए थे। वह करीब 15 साल से भारतीय नागरिक के तौर पर रह रहा था। पुलिस ने उसके पास से AK-47 राइफल, अन्य हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार अशरफ को गैर कानूनी गतिविधियों के एक्ट, विस्फोटक अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुशवाहा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार आतंकवादी का नाम मोहम्मद अशरफ उर्फ अली है। वह मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अली अहमद नूर के नाम से यहां का पहचान पत्र हासिल किया था और दिल्ली के शास्त्री नगर कॉलोनी में रह रहा था। DCP ने बताया कि अब तक की पूछताछ और छानबीन में पता चला है कि इस आतंकी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा ट्रेंड किया गया है। इसे बांग्लादेश के रास्ते सिलीगुड़ी सीमा से भारत भेजा गया था। पाक ISI हैंडलर, जिसका कोड नाम नासिर था, उसने ही इसे भर्ती किया और उसके निर्देश पर ही काम कर रहा था। यह भी पता चला है कि वह पूर्व में कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। दिल्ली और उसके आसपास अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए वो मौलाना भेष में रह रहा था। दिल्ली में रह रहा था मोहम्मद अशरफ, और जैसा मैंने आपको ब्रीफिंग में भी बताया था कि ये किसी भी एक एड्रेस पे बहुत लंबे समय तक नहीं रहता था। नरोवाल जिला पंजाब प्रांत पाकिस्तान का रहने वाला है। 1 डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा है। पाकिस्तान ISI ने इसको रिक्रूट किया था, ट्रेन किया था और उसके बाद में इसको बांग्लादेश के रास्ते से इलीगली इंडिया एंटर कराया था। इंडिया में अलग अलग जगह रहा है और कई सारी सबवर्सिव और टेरर एक्टिविटीज़ में इसने अपनी इन्वॉल्वमेंट बताई है, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं। फ़िलहाल में इसकी जो टास्किंग थी वो वेपन्स रिसीव करने की थी और ही वाज अवेटिंग फर्दर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिज हैंडलर। शाहदरा के GTV एनक्लेव थाने की पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी 26 वर्षीय बबलू यादव व 19 वर्षीय टोनी से पुलिस ने पिस्टल, 7 कारतूस, सर्जिकल ब्लेड व एक कार बरामद की है। दोनों आरोपी अपने 2 अन्य साथियों के साथ एक कारोबारी से लूट की तैयारी में थे। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर उनके दोनों साथियों की तलाश कर रही है। शाहदरा के DCP R सत्य सुंदरम ने बताया कि GTV एनक्लेव थाने की पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। इस दौरान कस्तूरबा नगर अंडरपास के पास एक कार खड़ी थी। 2 युवक वहां खड़े थे। संदिग्ध लगने पर पुलिस उनके पास पहुंची तो वो भागने लगे। पुलिस ने एक को पकड़ लिया जबकि एक भाग गया। पुलिस पकड़े गए आरोपी बबलू यादव से पूछताछ कर उसके साथ टोनी को भी दबोच लिया। टोनी ने एक पार्किंग में सर्जिकल ब्लेड व कारतूस जमीन के अंदर दबा कर रखा था। पुलिस ने दोनों से पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, सर्जिकल ब्लेड व कार बरामद की है। दोनों ने बताया कि रोहित उर्फ कालू ने एक कारोबारी से लूट की साजिश रची थी, जिनमें अनिल उर्फ लीले भी शामिल था।
वह अंडरपास के कारोबारी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच गई। वारदात के बाद रोहित उन्हें 2 लाख रुपए देने वाला था। पुलिस रोहित व अनिल की तलाश कर रही है। जांच में पता चला है कि कार बागपत के कुलदीप के नाम पर रजिस्टर्ड है। अनिल कार को किराए पर लेकर आया था। कस्तूरबा जो अंडरपास है उसके पास एक इको वैन खड़ी थी। इनका डाउट था इसके अंदर कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स हो सकता है। पैंट के अंदर से एक पिस्टल बरामद हुआ है। 7 लाइव कार्ट्रिज भी, बुलेट्स भी मिली। उसके बाद हमने जो इको वैन में थे वो इको वैन भी हमने बरामद किया है। पूछताछ में पता चला है और 2 बंदे भी इसमें इन्वॉल्व है। वो थोड़ा सा दूर खड़े थे, पुलिस उनको देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने पुलिस को देखते हुए भाग गया है। वो दोनों मेन बंदा है, उसकी तलाशी चल रही है। अक्षरधाम मंदिर के पास भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अक्षरधाम मंदिर के पास तेज रफ्तार मारुति कार ने एक रिक्शा चालक को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित होकर मालवाहक से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मालवाहक गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके से कार चालक फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है। कार वाले पुल के ऊपर से आ रहा था तेज रफ्तार में। पुल के ऊपर भी एक को एक्सीडेंट करके आया इसने। ठीक है, ये लड़का जिसका अभी डेथ हुआ है, ये रिक्शा पे बैठ के दवाई लेकर आ रहा था। एक रिक्शा चलाने वाला भी साथ में था, उसको भी चोट आई है। रिक्शा वाले को घसीटते हुए वहाँ तक ले गया सर, वहाँ जाके उसके गर्दन टेढ़ी हो गई। उसके बाद आगे जाके चैंपियन थी, वो भी जा रहा था, चैंपियन में ठोका, जब जाके गाड़ी उसकी कंट्रोल में आई है। कितने लोग घायल हुए हैं, कितने मरे होंगे? यहाँ तो सर एक घायल हुए, एक कार वाले घायल हुआ है, एक मर गया है, एक का टांग टूटा है। वो यहीं रहते थे जमुना। बिहार का तो है सहरसा जिला का सर। ठीक है, नाम क्या है उनका? उनका नेवल कुमार यादव। भाई को कुछ नहीं, मजदूरी कर रहा था। भाई को दवाई के लिए मैं बोला बाबू अनार दिया, सेब दिया, तू कहीं मत जाना। मैं दवाई कल परसों मजदूरी कर ही रहा था, चोट लगी, उसको इलाज के लिए दवाई लिए जा रहा था बाबू। शादरा जिले के साइबर सेल ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि खुद को बैंक के कस्टमर केयर का अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने गिरोह के 5 लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों के नाम साहिल, अनीश खान, विकास कुमार, संदीप कुमार और हरीश तिवारी है। आरोपी अनीश खान बुलंदशहर का रहने वाला है, वहीं साहिल सदरपुर नोएडा का रहने वाला है, जबकि अन्य आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से एक लैपटॉप, 7 मोबाइल फ़ोन, 5 ATM कार्ड और 1 पासबुक बरामद की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। इनका क्रेडिट कार्ड का कुछ इशू था, इसलिए इन्होंने अपना जो सपोर्ट असिस्टेंट के लिए इन्होंने जो एक्सिस बैंक का जो कस्टमर केयर जो ट्विटर हैंडल है उसमें इन्होंने अपना क्वेरीज वगैरह डाला है। जो भी उन्होंने जो क्रेडिट कार्ड का जो भी जानकारी, इन्होंने क्रेडिट कार्ड का नंबर, बाकी सब कुछ जो डिटेल्स, सो हम किसी को भी डिस्क्लोज़ नहीं करना है, उसी नंबर को इन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिया है। जैसे ही इन्होंने डिस्क्लोज़ किया थोड़ी देर में इनका 90,000 अकाउंट से डेबिट हो गया है। तो ये क्रेडिट कार्ड से ही हुआ था? हाँ, क्रेडिट कार्ड से। ये सारे डिटेल्स जो जिस नंबर से जो फ़ोन आया वो सारे डिटेल्स निकाल कर एनालाइज कर बाकी हमने 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। DCPCR में नर्सरी से लेकर क्लास 8वीं तक के स्कूलों को खोलने के लिए उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। पत्र में स्कूलों को हफ्ते में 2 दिन खोलने की बात कही गई है। जब इस पर हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने अभिभावकों से बात की तो उनका कहना है कि स्कूलों को अब सेफ्टी के साथ खोला जाए। कोरोना मामले भी इन दिनों ना के बराबर हैं, ऐसे में सरकार को स्कूल खोल देने चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से बच्चे पूरे दिन फ़ोन पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें एकांत में रहने की आदत बन रही है। पढ़ाई के लिए स्कूल का वातावरण ही अच्छा है, इसलिए हमारी भी सरकार से मांग है कि बच्चों के स्कूल जल्द खोले जाएं। हाँ, खुलने तो चाहिए। अब बहुत टाइम हो गया है, बच्चे 2 साल होने वाले हैं घर पे बैठे हुए हैं और घर पे शैतानियाँ करते हैं, परेशान करते हैं पेरेंट्स को भी। स्कूल खुलने चाहिए। रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पाते, क्लासेस ले नहीं पाते सही से, तो स्कूल तो खुलने चाहिए। पेरेंट्स की वीडियो में ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस में पूरे बच्चे रेगुलर क्लासेस सही से ले नहीं पाते, कई चीज़ें समझ नहीं आती उनको। स्कूल आएंगे पढ़ेंगे तो मैडम हो सकता है सही से पढ़ाएं हम उनको, क्योंकि है ना घर में जाके उनको
पढ़ाई पे डिपेंड, पढ़ाई नहीं कर पा रहे वो। उनका तो बस मोबाइल लगा जाता, बस उसके अंदर में कैमरा ऑफ करके गेम खेलते ज़्यादातर। पकड़े जाते हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं बस, और कुछ मतलब नहीं है। यहाँ आएंगे तो कम से कम ये तो रहेगा कि टीचर रहेगी, थोड़ा डर रहता है। इसलिए अब हम अपना काम देखें या बच्चों के साथ ही बैठे रहे। हाँ, थोड़ा सा है ही अभी तो इसका तो, क्योंकि लहर तो बच्चों की बता रहे हैं ना, सुनने में आ रहा कि बच्चों की है। स्कूल एजुकेशन का मतलब होता है कि बच्चे स्कूल में आते हैं और बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। जो लर्निंग प्रोसेस है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली बुकिश स्टडी। ये है कि हम कैसे समाज में इंटरेक्ट करते हैं अपने फेलो बाकी बच्चों के साथ। पिछले 1-1.5 साल में अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण जो है वो एस्पेक्ट लर्निंग का जो है वो इग्नोर हो गया है। बच्चे घर में पैक्ड हैं और सोशल इंटरेक्शन उनका बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से रेगुलर बेसिस पे खुल जाना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। आप 2 दिन भेजोगे, 3 दिन भेज। ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत हो रही है, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब हो जाएंगे, तो स्कूल की तरफ से बस की भी सुविधा मिलने लगेगी। हमको सुबह पहुंचाना पड़ता है, फिर बच्चों को ले जाना पड़ता है, काफ़ी दिक्कतें हो रही है। ज़रूर हो रही है। बच्चे घर पे पढ़ते नहीं, मोबाइल में केवल गेम खेलते हैं और कुछ नहीं करते। बस आप सामने खड़े बैठे हैं, तब तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद गेम खेल रहे हैं। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, जिसका असर बाजारों में साफ दिखने लगा है। खरीदारी करने आए हुए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। वहीं बाजारों में भीड़ के कारण सड़कों पर घंटों जाम की स्थिति रहती है। दुकानदारों का कहना है कि पहले की तुलना में लोग ज़्यादा खरीदारी करने आ रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर जाम के हालात बन गए हैं। कुछ बाजारों में पार्किंग की सुविधा ना होना ये भी जाम का कारण है। उन्होंने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के पालन की लगातार बात कही जा रही है, लेकिन कुछ लोग इसकी अनदेखी कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि मार्केट में चहल पहल तो हो और बिजनेस भी बढ़े, लेकिन सतर्कता के साथ कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है या मास्क है, जो भी मतलब नियम बनाए हुए हैं सरकार ने, उनका पालन करें। त्योहारों की वजह से थोड़ा मार्केट में क्राउड तो होगा। अब हमें भी देखना भी थर्ड वेव आने की भी, आज गुलेरिया जी ने भी कहा है, अगर हमने लापरवाही बरती तो थर्ड वेव आ सकती है। त्योहार के सीज़न को देखते हुए मार्केट में रश तो बढ़ने लगा है, बट लोग यही है लापरवाह हो रहे हैं, जैसे कि उन्हें लग रहा है केस कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लापरवाही बरतेंगे तो कोई त्यौहार नहीं है, फिर से लॉकडाउन लग जाएगा। बसों के लिए बनाई गई लेन को अब एक नए कलर ब्लू कोड से दिखाया जाएगा, ताकि अन्य कोई वाहन इस लेन में ना आ सके। इसके लिए राजधानी में 45 मीटर या इससे अधिक चौड़े जितने भी मेजर रोड है, उन सभी पर इस तरह की मार्किंग की जा रही है। वहीं जब हमारी संवाददाता वंदना कश्यप ने इस पर लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि सरकार की ये पहल सराहनीय है, क्योंकि अधिकतर सड़क पर चलते वक्त हम लेन को नहीं पहचान पाते और गलती से हैवी व्हीकल लेन में पहुंच जाते हैं। लेकिन अब बसों के चलने के लिए लेन में ब्लू मार्किंग की जा रही है, ताकि आसानी से इस लेन को पहचाना जा सके। हम सभी को ब्लू मार्किंग कोड से लेन को समझने में आसानी होगी। देखो जी, दिल्ली सरकार का एक सराहनीय कदम है, अगर इसे ठीक तरह से फॉलो किया जाए, क्योंकि बसें चलती हैं, बसों के पीछे गाड़ियाँ चलती है तो लाइन जाम लग जाता है। रोडों की चौड़ाई इतनी तो है नहीं हमारे यहाँ कि जिससे कि व्हीकल अलग चलता रहे, बस लेन अलग चलती रहें। पर अगर दिल्ली सरकार या ट्रैफिक पुलिस अगर इसे ठीक तरह से फॉलो अप कर सकता है तो बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है। नज़रिया तो बहुत बढ़िया है, और इस पर यदि मतलब पूरी तरह अमल किया जाए, कुछ पब्लिक करे, कुछ ट्रांसपोर्टर करे, कुछ ये पुलिस करवाए, जो भी कुछ है तो बहुत बढ़िया है, ताकि एक सही निश्चित जगह जो उन्होंने बनाई है उस पर बस खड़ी हो और पब्लिक वहीं इंतज़ार करके बस के इंतज़ार करे और बस आए और उसे चढ़ जाए। ये नहीं कि जगह यहाँ पब्लिक खड़ी है जो सवारी है और बस जा कर के दो मतलब काफ़ी दूर खड़ी होती है, फिर भागना जब तक वो बस चली जाती है, वो बड़ी परेशानी होती है। नहीं, सफल कह नहीं सकते सफल होगी या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो दिक्कत यही है कि जो ऑलरेडी पहले बस स्टैंड थे वहाँ पे तो बस रुकी नहीं कभी। बस तो आगे पीछे जाके रुकती है, शायद वहाँ पे रुक जाए तो अच्छी बात है। दिल्ली का ये एक गवर्नमेंट का एक सराहनीय कदम है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। मैडम, ऐसा है कि जो ब्लू लाइन की मार्किंग की है बस को खड़े करने के लिए, लेकिन जो लोग वाहन चलाते हैं, हम लोग अपनी कार वगैरह चलाते हैं, हम कोशिश करेंगे तो उस वाली लाइन को अवॉइड करें।
जो अपनी साइड की लाइन है उसके ऊपर चले, ताकि जो बस आ रही है उसको कोई दिक्कत ना हो। हाँ, ताकि प्रॉपर खड़े हो, लेकिन पब्लिक को उसको फॉलो करना चाहिए। साथ में अपनी गाड़ी को साइड में रखें ताकि कोई दुर्घटना ना घटे, क्योंकि पैसेंजर्स हैं, बस पे चढ़ने वाले हैं, उनको भी स्पेस चाहिए चढ़ने के लिए। बस खड़ी होगी, इधर से स्कूटर भी निकल रहा है तेज़ी से, गाड़ी भी निकल रही है। वो चीज़ अगर लोग थोड़ा सा समझदारी दिखाएं अपनी और अपनी लाइन के अंदर चले, और बस वाली जो हमारी ब्लू रंग की मार्किंग के लिए चले जा रहे हैं उसको खाली रखें। परिवहन विभाग QR कोड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और RC इस महीने के अंत तक लाने की तैयारी में है, ताकि जल्द ही QR कोड वाले नए लाइसेंस लोगों को मिल जाएं। आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो चालक के लाइसेंस को एक बार स्कैन करने से उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। वहीं नए QR कोड वाले लाइसेंस को लेकर लोगों का कहना है कि ये अच्छा तरीका है, इससे सबसे ज़्यादा ऐसे लोग बाहर हो जाएंगे जिन्होंने गलत तरीके से लाइसेंस बनवा रखा है। वहीं इन दिनों नए लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ अथॉरिटी में देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया धीमी होने के कारण घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लोगों ने और क्या कुछ कहा, जरा आप भी देखिए। ज़्यादा ही होगा, अच्छा होगा। नंबर तो 9:30 बजे का था, अभी तो हुआ नहीं और काफ़ी टाइम लग गई यहाँ पे। बार कोड अगर लगा रहेगा तो मान लीजिए डुप्लीकेसी बंद होगी। बार कोड से पता चलेगा कि हाँ ये जेन्युइन है या किसी अदर स्टेट से बनवा के ला के यहाँ दिखा रहे हैं, तो उससे इसमें फ़ायदा होगा। टाइम तो काफ़ी लग रहा है, कभी 2 व्हीलर चला दे रहे हैं, कभी 4 व्हीलर चला दे रहे हैं। मैं भी सुबह से आया हूँ। जब आए थे तो इतनी बड़ी लंबी लाइन थी। ये पहले 2 व्हीलर का करते हैं, पहले 2 व्हीलर पहले था कि ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर साथ करते थे। अब पता नहीं क्यों पहले 2 व्हीलर का कराते फिर 4 व्हीलर कराते। बारकोड में आपको कोई भी चेक करता तो बारकोड से पता रहता है कि ओरिजिनल है कि नहीं। चिप में फिर भी कंप्यूटर में या मशीन में डालना पड़ता है। आप तो मोबाइल आजकल डिवाइस सबके पास है, मोबाइल आजकल मोबाइल से जब डिवाइस से चेक कर लेंगे, एप्लीकेशन डालो उसको पता लगेगा ओरिजिनल है कि नहीं। लाइसेंस किसी का भी ओरिजिनलिटी पता जाएगी बारकोड में। ये नहीं चेकिंग चल रही है, ठीक टाइम से चल रहा है वैसे, लेकिन सबके टेस्ट ले रहे हैं। वो एक 1 बाय 1 सबके टेस्ट ले रहे हैं। वो बारकोड हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसमें कुछ भी डिटेल आएगी तो वो स्कैन कर लेंगे। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए EDMC और IMA ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डेंगू के बढ़ते मामलों को रोकना है। कार्यक्रम में आए हुए डॉक्टर्स ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि लोग कुछ सावधानियां अपनाकर डेंगू से बच सकते हैं। आसपास या घरों में कहीं अगर पानी रुका हुआ है तो उसे सबसे पहले हटाना चाहिए। हो सके तो घर पर सोने के दौरान मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। अगर बुखार आता है तो डॉक्टर्स का परामर्श जरूर लेना चाहिए। वहीं स्थायी समिति अध्यक्ष BS पवार ने बताया कि डेंगू का मच्छर ना पनपे, इसलिए इलाकों में जगह जगह फॉगिंग और दवा का छिड़काव बराबर किया जा रहा है। आज IMA और EDMC म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मिलकर वेक्टर बोर्न डिजीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस हुआ, लेक्चर हुए और हमें भी यहाँ पर आमंत्रित किया। बड़ी संजीता से IMA हमारे साथ मिलकर के ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल के साथ काम कर रहा है। मैं थैंक्स करता हूँ इनका। और हम भी EDMC अपने पूरे जितने भी हमारे सोर्सेज हैं उनको पूरा करके, ताकि डेंगू और मच्छर पैदा ना हो, चिकनगुनिया ना हो। लगातार आप देखिए एरिया में फॉगिंग, बाकायदा हर मोहल्ले गलियों में दवाई डल रही है। वहाँ की RWA के साथ, स्थानीय निगम पार्षदों के साथ मैंने खुद जोन लेवल पे, खुद अपने वार्ड का भी मैंने खुद एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा, जिसमें हमारे RWA के अध्यक्ष के सभी लोग थे। तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम इससे बड़ी सजगता से लगा हुआ है। देखिए, पूर्वी दिल्ली नगर निगम का अगर आप रिकॉर्ड देखें, जो 2015-16 में जो पीक थी, आज उससे सिर्फ 95% कम केसेस हैं। और लगातार पूरे साल, जैसे इस साल हमने 44 लाख बार घरों के अंदर जाके चेक किया, 28,000 घरों के अंदर हमें लार्वा मिला और हमने 4,000 चालान इशू किए। तो लगातार ज़मीनी स्तर पे पूर्वी दिल्ली नगर निगम काम करे। और आज IMA के साथ ये जो जॉइंट वेंचर हुआ है, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट पूर्वी दिल्ली की जनता को मिलने वाले हैं। देखिए, हमारे दिल्ली में जो है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का जो है एक तरह से महामारी दोबारा से आई है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डेंगू के मरीज़, मलेरिया, चिकनगुनिया के जो है वो मरीज़ आ रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। इसी बारे में हमने जो है एक ये CME करी है, जिसके अंदर हम डॉक्टरों को जो है वो जागरूक करते हैं इसके लिए, इसके इलाज के लिए और इससे लड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम डॉक्टर जो है वो समाज में आगे बांट के और हम समाज को जो है वो तैयार कर सकते हैं और इस तरह की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम हो सकते हैं। ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एक हमने मुहिम शुरू की है कि जो पोस्ट रेनी सीज़न, जो हमारे पास पोस्ट मानसून में जो दिक्कतें आती है, जैसे कि मच्छर से होने वाली बीमारियां,
तो इसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमने EDMC से प्रोमिसेस भी लिए हैं कि हर जगह फॉगिंग वगैरह कराई जाए, घरों में स्क्रीनिंग की जाए जहाँ से हमें ये पता चले कि कौन से हाई रिस्क जोन्स है, क्योंकि अब कोरोना का पेंडेमिक थोड़ा सा कम सा दिखाई दे रहा है दिल्ली में, तो और बीमारियों पर ध्यान देना ज़रूरी है। पूर्वी दिल्ली की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और पूर्वी दिल्ली का जन स्वास्थ्य विभाग, इन दोनों ने मिलके अगर ये दोनों हाथ से हाथ मिला लेते हैं और डेंगू और चिकनगुनिया या मलेरिया जैसी बीमारी को मात देने में मुझे कोई संदेह नहीं रह जाता। तो हमने एफर्ट्स किए कि इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर हम तैयार करें जिसमें EDMC का स्वास्थ्य विभाग और IMA के डॉक्टर्स। तो आज जो प्रोग्राम हुआ है उसका उद्देश्य यही था कि भाई डॉक्टर्स जब जिस टाइम पे पब्लिक हेल्थ के इश्यूज़ को टेकअप कर लेंगे तो अपने नर्सिंग होम्स में, अपने घरों के आसपास, अपने RWAs में जहाँ जहाँ भी डॉक्टर्स हैं वहाँ से उस चीज़ को जो है वो लोगों को जागरूक करेंगे। अब जब बीमारी फैलने से पहले हमें जागरूक होना है और रोकना है, जैसे कि बताया गया है, इसीलिए हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं IMA और EDMC के माध्यम से। यदि हो गया तो हमें उसका इलाज करेंगे, लेकिन अभी क्या ख़तरनाक चीज़ है कि कभी सिम्टम्स एक ही हो रहा है, वही बुखार हो रही है, वही चीज़ें हो रही है, हम कंफ्यूज हो के ऐसा ना हो कि कोई बीमारी बढ़ा दे। देश में इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं। बीजेपी पार्षद अंजू कमलकांत ने अमृत महोत्सव को लेकर अपने क्षेत्र में भंडारे का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को साड़ी भी वितरित की गई। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना जन्म दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया है, उसी से प्रेरणा लेते हुए आज हमारे वार्ड के भाजपा विश्वास नगर मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये कार्यक्रम रखा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को हम सभी हजारों कार्यकर्ताओं ने सेवा के तौर पर ही लिया। मैं आज अंजू जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने भी इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र की जनता के अंदर एक साड़ी वितरण का कार्यक्रम रखा है। आज उन्हीं को संकल्प को दोहराते हुए नर सेवा नारायण सेवा का मूल मंत्र लेते हुए आज इन्होंने जो वस्त्र अंगदान किए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए, ये इन्होंने बहुत बड़ा बधाई का काम किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया। हम सब कार्यकर्ताओं ने अभी पिछले 17 सितंबर से लेकर के उनके जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। हम सभी कार्यकर्ताओं ने, विश्वास नगर मंडल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपने जनप्रतिनिधि अंजू जी के जन्मदिवस को उसी संकल्प के साथ सेवा और का संकल्प लेकर के हम सब लोग निरंतर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित पार्टी है और हमारे लिए सेवा ही सर्वोपरि है, और ये बात हम शीर्ष नेतृत्व से भी देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है तो भी हम सेवा और समर्पण के रूप में मनाते हैं, और इसके चलते आज जो सेवा बस्ती की महिलाओं के संग इन्होंने जन्मदिन का इस तरह से मनाया कि उनको साड़ी वितरण और भंडारा का आयोजन किया, ये वाकई सराहनीय। तो पूर्वी दिल्ली खास में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।